से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरी हर। मैं देख पा रही हूँ यश भैया को, वसंत भैया को, शुभो भैया हैं जो रुड़की से मुझे लगता है ज्वाइन है, निमिषा दीदी, मीनल दीदी, आप सभी का स्वागत है। मैं आज मुझे लगता है यश भैया को थोड़ा म्यूट पे कर लेते हैं तब तक। चलिए नमस्ते दीदी, हरिहर। हरिहर हरिहर। अच्छा जी, तो आज का विषय तो हम सभी को पता ही है। नमस्ते विलास भैया। नमस्ते शालिनी दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया। एक एक करके सभी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक 7:30 बजे दूसरे सत्र खत्म होते हैं और यहाँ पर हम शुरुआत कर देते हैं। हमारे साथ मीनल गडगे दीदी हैं। मीनल दीदी, आप कहाँ से जुड़ते हैं? बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैं आपके कमेंट देखती हूँ, तो मुझे थोड़ी इच्छा हुई कि आपसे हम भी मिल लेते हैं। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं अगर संभव हो तो आपका वीडियो भी ऑन करें। जी हाँ, मैं छिंदवाड़ा, एक्चुअली मैंने वो किया है। हाँ। एक मिनट, पता नहीं क्या, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका। मुझे बहुत आपकी आवाज, आपका बताने का तरीका, हर चीज को समझाने का मुझे बहुत पसंद आता है। धन्यवाद दीदी, है ना। जी। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वाकई में किसी भी बात को एकदम सरल तरीके से बताना, वो मुझे बहुत भा गया। अच्छा, बढ़िया। मैंने देखा 3-4 वीडियोस में आपके कमेंट्स, तो मैंने कहा ये मीनल दीदी कहाँ से हैं? आज आपको यहाँ पर देखा तो मुझे वापस ध्यान में आया कि आपको साथ में
पूछा जाए आप कहाँ से, तो भीलवाड़ा से आजकल काफी लोगों से मुलाकात हुई ऑनलाइन ही, नहीं पर नहीं, छिंदवाड़ा। भीलवाड़ा, नहीं, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। हिंजवाड़ा, अच्छा, नागपुर के पास। नागपुर से, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक, बढ़िया। मुझे लगता है अब जीवन विद्या जन संवाद कच्छ जो है ना, उसको हटाने का भी समय आ गया है ना। हमारा जो ये समूह था उसमें कच्छ अब लिखने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं, उसको सीमा से मुक्त कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप, है ना? अगर सभा बिल्कुल अनुमोदन कर दे तो उसमें से कच्छ हटा दिया जाए। बिल्कुल ठीक है दीदी, अब ये सीमा रहित कार्यक्रम है। बिल्कुल। बिल्कुल है ना। तो पहले जब मैंने इसका नाम बदला था, पहले इसका नाम जीवन विद्या कच्छ ग्रुप था। फिर कच्छ के बाद क्योंकि फिर कार्यक्रम समझ में आ गया कि मैं इसको किस दिशा में ले जाना चाहती हूँ, तो जन संवाद की हमारी इच्छा बनी, तो इसका नाम जीवन विद्या जन संवाद। फिर लोगों ने कहा नहीं, कच्छ तो रखना चाहिए, अभी कच्छ के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब क्या हो गया, 225 से ऊपर लोग हो गए हैं, और उसमें अधिकतर लोग जो हैं अब कच्छ के बाहर के हो गए। मुझे लगता है 40 या 50 लोग रहे होंगे जो कच्छ के हैं, बाकी सब अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। तो नहीं, पर मेरी एक विनती है जी, कि आप कच्चे ही रहने दीजिएगा। कच्छ रहने दीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो स्तोत्र, क्योंकि उस प्लेस का एक पॉजिटिविटी जो स्तोत्र है, वो कहीं ना कहीं वहां से वो पॉइंट हमारे तरफ पहुंचते हैं, तो कच्चे रहने दिया जाए। अच्छा, और मोदी जी को वो समझ में आ जाए कि ये कच्छ से हो रहा है, गुजरात से हो रहा है। मोदी जी को थोड़ी स्वीकृति हो जाए। जी जी। कि ये मेरे गुजरात से हो रहा है, इसलिए रहने दीजिएगा। असांजो कच्छ। सही बात है। सही बात। मेरी विनती है आपसे कि कच्छ ही रहने दिया जाए। ये आपने इतना भारी पॉइंट बोल दिया, इस पे थोड़ा विचार कर लेंगे, और फिर देखते हैं, दोबारा फिर बिल्कुल, पूछा जाए कि क्या करा जाए। ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, पता है। अच्छा, क्यों? जो भी चेंजेस अगर लाना है तो हाँ। उनका ध्यान, हालांकि अ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर फैक्टर पे उनका ध्यान रहता है। कि हम्म अभी आपने देखा होगा कि सबको जो प्राइज दिए उन्होंने, छोटे छोटे जिन्होंने भी समाज सेवा की है, हम्म और छोटे से छोटा व्यक्ति को उन्होंने नवाजा है इस बार, है ना। हम्म। तो मेरे ख्याल से कि आप रहने दीजिएगा जब तक कि उनके ध्यान में नहीं आता है कि मेरे यहाँ गुजरात से हो रहा है ये सब। बढ़िया, ठीक है ना। बाकी सब लोग भी विचार करिएगा, जब मुझे और थोड़ा लगेगा इस बात के ऊपर, तो हम सभा में पूरे ग्रुप में इस प्रस्ताव को रखेंगे, सभा के अनुमोदन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, चाहे हम हैं चाहे मोदी जी हैं, है ना, सभी को इन सीमाओं से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। सिर्फ जब तक हम इन सीमाओं में बंधे रहेंगे ना, कि हमारा, ठीक है, ये बात तो सही है, अच्छा तो लगता ही है कि हमारा कच्छ, हमारा कानपुर, हमारा यूपी, हमारा गुजरात, ये सब अमानवीयता के कारण ही ये सारी सीमा रेखाएं हैं। अथवा जब तक सीमा रेखाएं हैं, दो ही कार्यक्रम हैं, सीमा की सुरक्षा और सीमा का विस्तार। गौरव जब तक वास्तव में समझ में नहीं आए, तब तक उसके गलत उपयोग, क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं मिल रहा है, पर उसमें एक दुरुपयोग या उसमें गलत दिशा ले लेने की संभावना बनी रहती है। वसुधैव कुटुंबकम, है ना, जब वो वन अर्थ वन फ्यूचर, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी मुक्त करना पड़ेगा। और मोदी जी को मुक्त करें उससे पहले खुद को मुक्त करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी को भी थोड़ा धक्का मार के कहना पड़ेगा, आप वहीं पर ध्यान केंद्रित करिए जहां वन अर्थ वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मेरा यही कहना है आपसे कि उनका ध्यान बटे, उस तब तक हम फिर वसुधैव कुटुंबकम तो फिर हमारा मोटो है ही। बिल्कुल, हमारा मोटो नहीं, हम तो जी करके प्रमाणित करने वाले हैं, है ना। बढ़िया जी विमल दीदी, लेकिन आपका जो आज है ना, मतलब ध्यानाकर्षण गया, उससे एक हाथ से पैदा हुआ, उसके लिए धन्यवाद। चलिए चलिए, तो 7:38 हो गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं। मुझे लगता है कि किसी विशेष ग्रुप से, मुझे लगता है काफी सारे नए लोग आज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ
प्रणव भैया जुड़ गए हैं क्या? हाँ, जुड़ गए प्रणव भैया। जी, प्रणव भैया आप जब भी उपलब्ध हो जाए तो आपका कैमरा ऑन कर लीजिएगा, फिर हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो चलिए, मैं आज हमारे ग्रुप में जो मैसेज आया है उस मैसेज को आपके लिए पढ़ देती हूँ, है ना? उसके बाद हम लोग आज का जो ये है इसको शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आज डॉक्टर पद्म नाहर जी ने हमारे साथ शेयर किया है कार्य कारण क्रियाकलाप, है ना? कार्य फिर कारण क्रियाकलाप भाग। सुदूर विगत से मानव इतिहास में जो लोग अपने को विद्वान मानते रहे, वे अनेक विधाओं में, अनेक अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स में जिज्ञासा, शोध और अनुसंधान करते रहे। यह सबको शुभ के अर्थ में समाहित करते रहे। कार्य कारण को लेकर शोध प्रवृत्तियां और उसके अनुसार क्रियाकलाप आदि मानव काल से ही होता रहा, है ना? अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, हमने सीखा है, जाना है कि 4 विषय 5 संवेदनाओं में ही अधिकतम जिज्ञासाएं होती रही, अधिकतम शोध कार्य भी वहीं होता रहा। ठीक है, अच्छा, यह हर मनुष्य में होने वाली कल्पना के आधार पर होता रहा। इसी क्रम में मनुष्य भय से मुक्त होने और प्रलोभन से तृप्त होने के प्रयत्न करते आया। व्यक्तिवादी विधि से, भोगवादी विधि से भय और प्रलोभन से मुक्ति हुई नहीं। ठीक, इसकी पीड़ा मनुष्य जाति में रही, है ना? इसके लिए वो क्या करने लगा? इससे पहले तो तृप्त होने का प्रयास किया, तृप्त नहीं हो पाया तो पीड़ा बनी रही। आगे क्या कह रहे हैं? यह क्रमागत विधि से वनस्थली युग, है ना, जंगल में जब रहे, जंगल में गांव बना के, दूसरा ऋषिकुल युग, तीसरा गुरुकुल युग के रूप में परिलक्षित होना घटनाक्रम विधि से स्पष्ट हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप घटनाएं इस धरती पर मानव परंपरा में हुए हैं। भारत में यह क्रम अब चलते चलते भौतिकवादी युग के रूप में पहचाना जाता है। इसके पूर्व युगों को आदर्शवादी युग माना गया। चाहे भौतिकवादी विधि से हो या आदर्शवादी विधि से हो, मानव का अध्ययन अभी तक ओझिल रहा है ना? सभी को स्पष्ट नहीं हो पाया, सभी तक नहीं पहुंचा। आदर्शवाद ने मानव को प्रमाण नहीं माना, है ना? आदर्शवाद ने किताब को, शब्द को, इसको प्रमाण मानते रहे, है ना? हर आदर्श संपन्न व्यक्ति पर शंकाएं होती रहीं। ऋषिकुल का सर्वोच्च वैभव राजा जनक के समय में होने को अभी भी कुछ विद्वान मनीषी माना करते हैं और उल्लेखित करते हैं, है ना? ऋषिकुल का सर्वोच्च वैभव राजा जनक के काल को माना करते हैं और यही उल्लेख किया करते हैं, है ना? उनके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? वैरागी नहीं, उनके लिए एक शब्द है ना, ऐसे गृहस्थ थे वो राजा जनक के लिए। याद है किसी को राजा जनक के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? विदेही। विदेही जनक, विदेही। देह में रहते हुए भी देह से परे। ठीक, फिर आगे देखिए, और उल्लेखित करते हैं विदेह। हाँ, ऋषिकुल का सर्वोच्च वैभव राजा जनक के समय में होने को अभी भी कुछ विद्वान मनीषी माना करते हैं और उल्लेखित करा करते हैं। कथा लिखी हुई है याज्ञवल्क्य जी द्वारा पहली बार ब्रह्म विद्या शिविर, ब्रह्म विद्या, है ना, अभी हम जीवन विद्या शिविर में बैठते हैं, ब्रह्म विद्या शिविर राजा जनक के दरबार में लगाया गया। उसी कथा में लिखा है याज्ञवल्क्य जी उस सभा में प्रस्तुत विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अंत में उनके श्राप देने की धमकी का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि भले शास्त्रार्थ हो रहा है, चर्चा हो रही, लेकिन अंत में वापस इन्होंने भय से नियंत्रित करने की चेष्टा कर ही ली। श्राप से ग्रस्त करने के लिए, है ना, इसको कह रहे हैं भय। परिणाम, श्राप ग्रस्त होने के लिए बुद्धिजीवी तैयार नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप वह समारोह अनुत्तरित रह गया। इसके बाद ब्रह्म विद्या शिविर अभी तक किसी ने लगाया नहीं है। आगे वेदांत ग्रंथों की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि उसमें सत्य ही ज्ञान और अनंत रूप में होने और सभी जीवों के ज्ञान पूर्वक जीवन मुक्त होने का उपदेश प्रस्तावित है। इसे प्रमाणित करने के लिए विविध परंपराओं ने उपदेश पूर्वक ध्यान, समाधि, संयम की अभ्यास विधियां बताई हैं। तीसरे विधि से
योग क्रम पद्धति पूर्वक धारणा, ध्यान, समाधि के लक्ष्य को पार करने के लिए अनेक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी द्वारा पक्के इरादे के साथ साधना किया जाना अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहे हैं बाबा जी। लेकिन इन तीनों विधियों से वांछित फल परिणाम परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में उपलब्ध होता हुआ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में नहीं आया। 21वीं शताब्दी तक यही देखने सुनने को मिला। यह हजारों लाखों वर्ष तप करने की बात है। अभी भी बहुत से विद्वान जिज्ञासु घोर तप करता हुआ देखने को मिलता ही है। ऐसे तपस्वियों का सम्मान भी होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे गिने चुने प्रतिभाओं से मानव परंपरा के लिए आवश्यकीय उपलब्धियां नहीं हो पाई। यदि आप हम अच्छे तरह से निरीक्षण परीक्षण करें तो पता चलता है कि मानव परंपरा व्यक्तिवाद और समुदायवाद से मुक्त नहीं हो पाया। व्यक्तिवाद और समुदायवाद ही अपने पराई की दीवारों का कारण है, जिससे अनेक प्रकार के मतभेद मतभेद मतलब विचारों के भेद और भाषा वेश के आधार पर मानव विभाजित होता गया। आदर्शवादी विधि से मानव जाति को अपने पराई की दीवारों से मुक्त विधि से, है ना, कल्पनाशीलता को अनंत तक फैलाने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं आदर्शवादी विधि से मानव जाति को अपने पराई की दीवारों से मुक्त विधि से सोचने समझने और करने के लिए कोई सूत्र व्याख्या हाथ नहीं लगा है ना। आदर्शवादी विधि में आज्ञा पालन, उपदेश और तर्क विहीन अनुशासन विधि से धर्म गद्दियों द्वारा संचालित प्रणालियां और उन्हीं का गौरव सम्मान करते हुए भी घुटन का कारण बना रहा। इन्हीं गतिविधियों के साथ विज्ञान संसार स्थापित हुआ। विज्ञान विधि क्रम में तर्क का समुचित दरवाजा खुल गया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछने वालों को पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रश्न पूछने वालों का एनकरेजमेंट किया जाता था। लोगों को थोड़ी राहत की सांस हुई, है ना। तो विज्ञान विधि क्रम में तर्क का समुचित दरवाजा खुल गया, सभी तर्क करने की छूट मिली। विज्ञान विधि से निर्मित औजारों और दमनकारी अथवा विध्वंसकारी औजारों के प्रति शासन परंपराएं विवश होती गई। क्यों? क्योंकि राजा का सानिध्य मिला। कैसे? क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा आपको तो युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए आशीर्वाद नहीं अस्त्र शस्त्र वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक। तो इस तरीके से राज्य का उन्हें ये मिल गया, है ना, उनका हाथ, उनके वरद हस्त उनके सर पर आ गया। ठीक। तो कह रहे हैं विज्ञान विधि से निर्मित औजारों और दमनकारी विध्वंसकारी औजारों के प्रति शासन परंपराएं विवश होती गईं। विज्ञान विधि के क्रम में ही प्रौद्योगिकी विधा द्वारा बहुमुखी उत्पादन कार्यों को लिया गया। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब चीज जो वस्तुएं बनती हैं उनकी स्पीड को बढ़ा दिया, है ना। इससे भी साध लिया गया बहुमुखी उत्पादन कार्यों को, हर तरीके की चीज का प्रोडक्शन। इस तरह जो उत्पादित वस्तुएं सभी परंपराओं के लिए आकर्षक होना स्वीकार हुआ। आकर्षक होना मतलब व्यक्ति जो है उनको चाहने लगा कि वो उसे मिल जाए। इसी हौसले के साथ विज्ञान शिक्षा का लोक व्यापीकरण हुआ, जिसको व्यक्तिवाद समुदायवाद न कहते हुए भी यह विशेषता और पेटेंटीकरण, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, जिसने एक चीज को खोज लिया बना लिया उसके बाद उसका पेटेंट करा दिया, ये जो है विज्ञान जो है वो मानव कुल को समर्पित नहीं हो पाया, है ना। नहीं, इससे क्या हुआ, शोध के लिए इसमें हम ओपन नहीं हो पाए, इसमें ग्रस्त हो गया। इस तरह विज्ञान विधि व्यापार और लाभ से संलग्न हो गई। विज्ञान शिक्षा के लोक व्यापीकरण होने से लाभोन्मादी भोगोन्मादी कामोन्मादी शिक्षा पूरे संसार में फैला। इस तरह उन्माद त्रय प्रलोभन का आधार हुआ और सामरिक तंत्र और कार्यक्रम भय का आधार हुआ। सामरिक तंत्र मतलब युद्ध के लिए जो युद्ध है ना, उस युद्ध को समर कहते हैं। सामरिक तंत्र मतलब ऐसा सिस्टम जो युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रोवाइड करता है और उसके बाद फिर युद्ध भी करते हैं, ये सब सामरिक तंत्र है ना। विज्ञान युग के पहले भी मानव जाति भय और प्रलोभन से ग्रसित रहा ही है। भले ही वह पहले स्वर्ग के लिए प्रलोभन और नरक के लिए भय और पाप पुण्य शब्दों की छाया में पला हो। विज्ञान विधि से पूर्णतया सुविधा संग्रह के लिए प्रलोभन और युद्ध संग्राम ध्वंस विध्वंस तथा दंड विधानों के प्रति भय प्रभावित हो गया। आज तो बहुत लंबा हमारे पास बात है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ते हैं।
उक्त क्रम में हर मानव अर्थात 700 करोड़ लोग, मुझे लगता है अब 800 करोड़ हो गए हम लोग शायद, का प्रकारांतर से अर्थात वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित भेदों से, है ना। मैंने अपने कल शाम की क्लास में इस बात पर फिर से ध्यानाकर्षण अब कराना शुरू किया है कि हम बहुत सारी बातों का जब भी हम कोई परचेज कर रहे हैं ना, उस क्रम में हम अनुमोदन कर ही रहे हैं। जब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो जो भी उत्पादित वस्तु है, जिस भी विधि से उत्पादित है, उसको हम उसका अनुमोदन ही है ना। इस विधि से अपराध में फंसे रहना स्पष्ट हो गया। अपराध मतलब जो नियति विरोधी कार्यक्रम है उसका नाम अपराध है। इसकी गवाही है धरती का बीमार होना, प्रदूषण, असहनीय स्थिति में पहुंचना। क्या सभी स्वास्थ्य समस्या तंत्र द्वारा सर्वनाश के कगार पर पहुंचा देना। इस धरती को 3 बार न्यूक्लियर बॉम्ब से फोड़ा जा सकता है। देखिए ऐसी कल्पनाएं हैं, है ना। इसमें मूर्खता की पराकाष्ठा को देख लीजिए। कहाँ चले गए? यस, हाँ। सामरिक तंत्र द्वारा सर्वनाश के कगार पर पहुंचा देना, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध क्रम में वन खनिज का अनानुपाती, है ना, अनुपात में नहीं, अनानुपाती घटनाक्रम की गवाहियों को देखें तो पिछले 100-150 वर्षों में विज्ञान, शिक्षा, प्रवृत्तियां पनपी हैं। इससे यह सकारात्मक तथ्य भी समझ में आता है कि मानव का स्वीकृति होने पर अर्थात सही मान लेने पर उसे वास्तविकताओं का शिक्षा विधि से अध्ययन कराया जा सकता। देखिए ये दरवाजा खुल गया। यदि कोई भी बात मानव को सही लगती है तो वो उसके कार्य व्यवहार में आएगी जरूर। ठीक, तो जब हम जीवन विद्या परिचय शिविर लेते हैं और लोग हमसे कहते हैं ना, कन्वे हो जाती है हमारी बात, लोग हमसे कन्विंस हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ ये वाली बात ज्यादा सही है, तो वो उस रास्ते पर चल पड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये शिक्षा इस विधि से सूत्र को खोल देता है ना, गांठ को खोल देता है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहे हैं इसी आधार पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन को शिक्षा में बहाने के लिए, है ना, उसमें फ्लो कराने के लिए, बहाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इससे कार्य, कारण और क्रियाकलाप को सकारात्मक रूप में पहचानने और प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध हो गया है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी इसी बिंदु पर थोड़ा आज चर्चा हम करेंगे। आप सबकी भी भागीदारी आमंत्रित है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से कार्य कारण का स्वरूप सह अस्तित्व रूप में प्रमाणित हुआ है। सह अस्तित्व का नित्य वर्तमान, नित्य प्रभावी और नित्य वैभव होना अध्ययन गम्य हुआ है। सह अस्तित्व स्वयं व्यापक में संपूर्ण एक एक वस्तु डूबा, भीगा, घिरा हुआ, क्रियाशील होना अध्ययन गम्य हुआ है। साम्य ऊर्जा रूपी व्यापक वस्तु में सभी एक एक वस्तुएं, चाहे वे छोटे से छोटे हों या बड़े से बड़े हों, संपृक्त होने के आधार पर ऊर्जा संपन्न, बल संपन्न और चुंबकीय बल संपन्न रहना समझ में आता है। अनंत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाइयां जो क्रियाशील हैं, उनको व्यापक से अलग करने का कोई रास्ता नहीं है ना। लगता है क्या कि कोई है, कोई विधि, कोई प्रक्रिया है ही नहीं। इसी कारण से इसी का नाम सह अस्तित्ववाद है ना। व्यापक और सत्ता सदा सदा एक साथ है। इसी कारण से सह अस्तित्व सदा सदा के लिए अविभाज्य वैभव है, प्रभाव है, वर्तमान है। इस प्रकार मूल रूप में व्यापक वस्तु ही संपूर्ण कार्यों का कारण रूप में होना पाया जाता है। ठीक, ये बात आपके दिमाग में जब मैं बोल रही हूं तो आपके दिमाग में इस बात की कल्पना बननी चाहिए कि किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनको नहीं जुड़ रहा है वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे और हम आगे एनीवेज कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, तो कार्य अनेक रूप में होना भी दृष्टव्य है, जबकि कारण एक ही स्वरूप में होना बोध होता है, जो कि व्यापक सत्ता है। इस अध्ययन से यह समझ में आता है कार्य और कारण का अलग अलग होना, अलग रहना, अलग करना, इन तीनों तरीके की परिकल्पना भ्रमात्मक है। कार्य के बिना कारण का पता चलता नहीं, मतलब इकाई और व्यापक सदा सदा साथ है ना। इकाई के बिना व्यापक नहीं व्यक्त हो सकता और व्यापक के बिना इकाई व्यक्त नहीं हो सकती, है ना। कार्य के बिना कारण का पता चलता नहीं है, कारण के बिना कार्य का होना संभव नहीं है। इसे निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक पाए जाने वाले निष्कर्ष के आधार पर
सुगम, संगीतमय और सार्थक अर्थात विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति सहज वैभव को हृदयंगम करना, बात करना और प्रमाणित करना हर व्यक्ति के लिए संभावना उदय हो गया है। इससे हर व्यक्ति में समझदारी से समाधान, हर परिवार में समझदारी और श्रम से समाधान और समृद्धि, सर्व मानव अखंड समाज रूप में होने से समाधान, समृद्धि और अभय, और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था स्वरूप में होने से समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। संपूर्ण मानव जाति के प्रमाणित होने की संभावना उदय होने के क्रम में यह लेख सूचना के रूप में प्रस्तुत है। इन सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति अपने सोच विचार को विधिवत संलग्न करने से ऊपर कहे गए सुगम, संगीतमय और सार्थक अर्थ हर व्यक्ति में साक्षात्कार हो सकता है। बाबा जी के साथ 2006 अमरकंटक में जो संवाद हुआ उस पर ये आधारित था। बढ़िया, हमारे साथ अधिकतम लोग लगभग जुड़ चुके हैं। मिट्टी के दीपक सा है हमारा जीवन, तेल खत्म खेल खत्म है ना, वाले इस जीवन पर क्या घमंड करना, ठीक बात है ना। ये बात तो घमंड तो करना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन अभी हमारी परंपरा में जो कुछ उपलब्ध है, देखिए हमने पता नहीं पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, आदर्शवाद के हिसाब से कह रही हूँ, कोई कितना भी अच्छा कर्म किया हो इस जन्म में उसको पोल्यूशन को भोगना एक अनिवार्यता है। ठीक बात है ना प्रणव भैया, आपका खूब खूब स्वागत है ना। पोल्यूशन को भोगना, प्लास्टिक को भोगना हमारी विवशता है ना। और इन विवशताओं से निकलने के लिए यदि आप प्रेरित नहीं हैं, यदि आपको ये दबाव महसूस नहीं होता कि मैं भी इसके लिए आगे बढ़ूं, कुछ करूं, मेरी भी कोई भागीदारी हो, तो बहुत संकुचित स्थिति में जी रहे हैं ना। ये बात तो ठीक है, खेल तो कभी भी खत्म हो सकता है। प्रश्न ये है, खेल खत्म करना है क्या? मानव परंपरा का खेल खत्म किया जाए कि ये खेल चलता रहे, है ना। ये खेल कैसे चले, खुशी खुशी चले कि युद्ध पूर्वक चले, ये सारे प्रश्न हैं हमारे पास। और ये प्रश्न मुंह फैलाए खड़े हैं हमारे सामने। यदि हम इनका एक समुचित उत्तर नहीं ढूंढ पाते, सर्वतोमुखी समाधान को नहीं ढूंढ पाते, नहीं पता लगा पाते, तो मुझे नहीं पता आगे वाली पीढ़ियां आएंगी कि नहीं आएंगी, तो हमें माफ कर पाएंगी कि नहीं, है ना। और हम ही पिछली पीढ़ियों को माफ कर पाने की स्थिति में हैं कि नहीं है, ये सब हमको देखने की एक बात है। तो चलिए इसी के साथ आज हमारे जो विशेष अतिथि हैं प्रणव भैया, इनसे आज मैं खुद पहली बार मिल रही हूँ इसी स्क्रीन पर, है ना। हमारी एक बार सिर्फ फोन पे बात हुई, लेकिन छोटू अंकल ने आपके बारे में परिचय कराया, फिर मुझे एक दो लोगों से, सुधा पांडे दीदी ने मुझे आपके बारे में बताया, और मैंने कहा चलो ठीक है आज हम बातचीत करते हैं। तो प्रणव भैया आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ जो 36 लोग करीब हैं वो सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए, रेको सॉल्यूशंस के बारे में बताइए, दर्शन से जुड़ना कैसे हुआ, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं आप इससे खुद कितने तृप्त महसूस करते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि अभी कमी है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके पूरा पढ़ने के लिए और कैसे लोग जुड़े, इस बात का आह्वान आप करिए आज जी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए पहले तो पूर्णतः कृतज्ञता आपसे, चाचा से और सुधा मैम से, कि उनको कुछ ऐसा दिखा होगा मुझ में या इस प्लेटफॉर्म में कि जहां मुझे भी एक तक मिली जाए कि जहां पे हम ऐसे बात करें जी। आशा करता हूं मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। खूब क्लियर है, एकदम बढ़िया। आपका वीडियो भी एकदम क्लियर है जी। थैंक यू। तो मैं अभी चैट में ही देख रहा हूँ कि सबसे पहले लिखा हुआ है अखिलेश जी ने कि वसुदेव कुटुंबकम जी। तो एक और आदर्शवाद में हमें ये कुछ कहा गया, या एक संस्कृति में ऐसा है कि भाई वसुदेव कुटुंबकम, और फिर नीचे ही उन्होंने एक अभी लिखा जिसपे मैं बात कर रहा हूँ कि मिट्टी के दीपक सा है हमारा जीवन। तो मतलब वही वसुधा से बनी मिट्टी के हमारा जीवन है जी। तेल खत्म खेल खत्म वाले इस जीवन पर क्या घमंड करना। तो एक और यह संस्कृति है, और दूसरी और पूरा मांजरा तेल के लिए चल रहा है। सही बात जी। जो पूरा अभी जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वो तेल के लिए ही है। बिल्कुल, तेल निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो ये जो दो दुविधाएं मेरे मन में निपजी है कि एक और हम बात कर रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम की, और दूसरी ओर हम बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
हम कुछ नौकरी खोजेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो किस लिए? तो तेल पाने के लिए। तो या तो मुझे वसुधैव कुटुंबकम को अपनाना है, या तो ये तेल पाने की रेस में लगना है। मेरे दो पाँव है, एक पाँव लेफ्ट, दूसरा राइट, मैं दोनों ओर से तो नहीं भाग सकता। जी बिल्कुल। तो वो पहले तो मुझे ये लगता है कि उस पे मुझे ध्यानाकर्षण करना है और वो मुझे तय करना है कि मैं कौन सी रेस दौड़ना चाहता हूँ। वह रेस के क्वेश्चंस को लेके मैं जीवन विद्या के परिचय से जुड़ा हुआ था। जी। तब जाके इंजीनियरिंग के दौरान 2018 में हमारी कॉलेज में गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में सुरेश साहब जी ने ये परिचय शिविर का आयोजन करा था जी। और वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे सारे, उस पे थोड़ा गहरा पठन हुआ, अध्ययन हुआ, परिचय से ज़्यादा क्लैरिटी मिली। तो वहाँ से ये निकल के मेरे लिए आया कि मैं या तो इस पे दौड़ सकता हूँ या तो सिर्फ ये जो तेल खेल वाला मांजरा है उस पे दौड़ सकता हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये जाना है कि ये तेल खेल के मांजरे में मुझे तो नहीं दौड़ना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी। और मैं जो करूँ उससे ये प्रकृति, या तो जो एक बहुत बड़े व्यापक में हम बात कर रहे हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, जी। तो वो तो ऐसा है नहीं कि हमारा देश हमारा परिवार। बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर काम हो रहा है हमारा देश हमारा परिवार। बिल्कुल। एक छोटे से छोटी व्हीकल की पार्किंग में भी हम लड़ लेते हैं। सही बात है। तो हम या तो बात करें वसुधैव की, या तो बात करें वो पार्किंग की। दोनों साथ में नहीं चल सकते। वहां पे मुझे ये दिखा कि ऐसा तो नहीं करना है या इस पे प्रयत्नशील होना है। उसके चलते इंजीनियरिंग के दौरान मुझे एक बहुत बड़ी जो समस्या दिखी वो है पर्यावरण की। जी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमने बना लिए, साथ में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, साथ में मिलकर पेपर पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हमने 17-18 गोल्स बना दिए, उस पे हम काम करने वाले हैं। अब वो 17-18 सस्टेनेबल गोल्स पेपर पे छप गए, मिनिस्ट्री ने साइन कर ली, पर वह समझ किसी देश के छोटे से छोटे आदमी तक नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल। दूसरा, पेपर पे कर लिया, पर समस्या फिर से चल के जब तेल की आई तो वो सब साइड पे रख के हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स निकाल लिए। आज भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं अभी बहुत दुख महसूस कर रहा हूं मेरे अंदर की, कि हम बात कर रहे हैं एक छोटे से प्लास्टिक के प्रॉब्लम की। जी। और हमारी धरती या अपनी धरती पे कहीं पे बम गिर रहा है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम बढ़ावा दे ही रहे हैं। बिल्कुल। हम नहीं तो हमने चुनी हुई हमारी सरकार, उसके विचार, क्योंकि हम सिर्फ किसी एक को इलेक्ट नहीं करते हैं, हम वो विचारों को इलेक्ट करते हैं। और जब मैं यहाँ पे हम की बात कर रहा हूँ तो मैं भारतीय देश की नहीं, मैं पूरे वसुधा की बात कर रहा हूँ। मानव जाति की बात है, मानव जाति की बात है। जी। कि हमने ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो ये वसुधा का संचालन करे। क्या उसमें हमने ये परखा है कि वो कौन से विचारों के साथ संचालन करने आए हैं, कि उनकी कुछ एबिलिटीज या स्किल्स हमें अच्छी लगी तो हमने उसके तौर पे उनको बिठा दिया। जो सुनने में हमें अच्छा लगता है पर जब अनुभव होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे ये सोच मेरी जागी थी कि कुछ ये पर्यावरण के विषय पे करा जाए। जी। गांधीनगर का रहने वाला हूँ और गांधीनगर के पास एक छोटा सा गांव है अंबापुर। वहां पे हमें एक मौका मिला था कि यही वेस्ट सेग्रीगेशन का जो प्रॉब्लम है, जो शायद शहर में तो
वेस्ट कलेक्शन की भी सिस्टम है, गांव में अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाई है, जो कॉरपोरेशन करता है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए। वेस्ट सेग्रीगेशन पे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सूखा गीला कचरे को अलग कर सेग्रीगेशन करना, उस पे लोगों को जाके समझाने का एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इंटर्नशिप थी हमारी। अच्छा, वो करी, वो तकरीबन हमने 8-9 महीने तक करी। हम गांव में गए, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ जुड़ना, उनको समझाना, कुछ अवेयरनेस लाना, तो वो सब पूरा वर्क करा। वो करते करते एक और समस्या दिखी, वो थी प्लास्टिक्स की, कि बाकी सारा कचरे की तो कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे मेटल वेस्ट है, तो वो वेस्ट की भी कोई वैल्यू है, क्योंकि मेटल एक प्रीशियस है। बट जो पूरा प्लास्टिक है, जो बनने से लेके एंड तक, उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है, या इतनी कम है कि वो मानव निर्वाह के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कोई उसको ले नहीं रहा है। सही बात है। तो वो एक प्रॉब्लम दिखा, उस पे कुछ काम करना चाहिए, ऐसा सुझाव आया। तो उस पे हमने कुछ काम करना शुरू करा। साथ में एक मित्र जुड़े, दीप है जिनका नाम, जी, उनके साथ हमने काम शुरू करा। फिर ऐसा सुझाव आया कि भाई चलो कुछ ये रिसाइकलिंग, या जो वेस्ट निकल रहा है उसके प्रोसेसिंग के लिए कुछ करा जाए। तो वो प्रोसेसिंग शुरू करा, और उसके चलते ये रिको सॉल्यूशन कंपनी 2021 में एज अ स्टार्टअप बनी। हमें यूनिवर्सिटी से उसके इनोवेशन, मशीन इनोवेशन की जो आप बात कर रहे थे अभी, सटीक, जो पेटेंट अभी इनोवेशन माने मेरी कितनी पेटेंट फाइल है, बिल्कुल। तो वहां पे हम जुड़े ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से रिसाइकलिंग का, और उन्हीं के साथ हमने काम करना शुरू करा। और वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की पूरी सिस्टम हमने यहाँ पे लोकली डेवलप की, और वो हमने शेयर करना शुरू करा। प्रीशियस प्लास्टिक करके पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। शायद वो शुरू हुआ था, मुझे याद है तब तक, फिनलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री से, और अभी वो पोर्टुगल में ऑपरेटिंग है, उनका हेडक्वार्टर। तो उन लोगों ने ये मशीन्स, डिज़ाइन सब हमने शेयर करी, हमारी जो हमने ट्राई करा, हमने जो मशीन बनाए, तो ऐसे सब बाल्टर हुआ, और पूरा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। अभी तो बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे इवन कंट्रीज में से लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, एक कॉम्पैक्ट रिसाइकलिंग का एक मोमेंट शुरू हुआ। उस पे चलते हुए फिर लोकली क्या काम करा जाए, तो लोकल वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को लेके हमने प्रोसेस करना शुरू करा। जी। अब किसी भी क्षेत्र में डीप डाइव होता है तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखते हैं, तो वो सीखते गए, चैलेंजेस भी आती गई। पर जो एक नया सुझाव ध्यान में आया, वो तो ये था कि प्लास्टिक जो है, अगर वह इतना ही बुरा है तो बन ही क्यों रहा है? क्योंकि हर एक जगह पे प्लास्टिक की बात हो रही है, तो वही बन भी रहा है, यूज भी हो रहा है, पर बुरा भी है। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है कि अभी क्या हो सकता है। तो उस पर मैं दो ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि एक, जो हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, वह प्लास्टिक जो हम रोज बरोज अपनी रोजिंदी जिंदगी में यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल का कवर हो गया, चश्मे हो गए, उसके ग्लास अभी फाइबर आ रहे हैं, बैग्स की हम बात कर रहे हैं, पेट बॉटल, ये सारी चीज। और फिर एक प्लास्टिक जो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे, और वो है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। हर एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स आप देख लो, एक ऑटोमोबाइल कार देख लीजिए, एक कार में 150 किलो प्लास्टिक है, जो कि हम साथ में लेके घूम रहे हैं। एक टू व्हीलर है तो उसमें तकरीबन 60 से 50 किलो प्लास्टिक है। यह बात हो गई एक जो व्हीकल हमारे पास है उसकी। अब चलते हैं हम मेडिकल अस्पताल में। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल में लगे हुए हैं, वो चाहे SpO2 मॉनिटर हो, BP मॉनिटर हो, से लेके एक्सरे, MRI मशीन्स, वो सारे प्लास्टिक बॉडी के बने हुए हैं।
अभी तो जो शीरीन भी आते हैं, इंजेक्शन जो आते हैं, वो भी अभी तो प्लास्टिक के बनने लगे हैं। तो क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट में हमें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। क्या उसमें हम मेटल नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि वो कंडक्टिव मटेरियल है जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल का इनोवेशन जब भी हुआ वो निकल रहा है पेट्रोल में से। मतलब वो बाय प्रोडक्ट है, मतलब जब तक पेट्रोल है तब तक प्लास्टिक है। जैसे ही वो पेट्रोलियम वाला पोर्शन या ये जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा तो मुझे लग रहा है ये प्लास्टिक भी खत्म हो जाएगा। या तो कुछ हम ऐसे नए इनोवेशन ला देंगे कि जहां से ऐसे प्लास्टिक जैसे कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल बन रहा होगा, तो वो कार्य में तो है, पर हमने उसका इस्तेमाल इतनी ईज से करना शुरू कर दिया कि हम ये प्लास्टिक को सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं। ये हो गए जो इक्विपमेंट की बात है, जो सालों साल तक चलेंगे। एटलीस्ट 5 to 10 years तो एक मशीन चलेगा लाइफ साइकिल के तहत, उसके बाद वो खंडेर हो जाएगा। बट हमने उसको इतने छोटे छोटे जो पैकेट्स बना दिए हैं वो चैलेंजिंग है, क्योंकि वो कलेक्ट कैसे करे जाए। सही बात है। जो ग्लास बने हैं, जो बॉटल हम यूज कर रहे हैं, पहले बॉटल आते थे वो 20 रुपए के बड़े, या उससे भी बड़े अभी मिल तो रहे हैं 2 लीटर के, पर हमने उसको भी छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेब में रह जाए या हमें कन्वीनियंट हो कि सिर्फ हमें इतना ही पानी पीना है तो एक सिप से हम संतुष्ट हो जाए। तो हमने 250 ml की बोतल बना दी। अब उतनी छोटी प्लास्टिक कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उस पर कोई श्रम नहीं लगा रहा है। चलो बोतल कोई श्रम तो फिर भी मिल रही है क्योंकि उसका टाइप जो है पैट है, जिसकी कुछ वैल्यू है रिसाइकलिंग की जी। बट जो ये पैकेट्स है, वेफर पैकेट्स, चिप्स पैकेट, तो उस पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वही हमें बहुत सारा भलापना मिल रहा है। तो ये तो मैं रिसाइकलिंग की थोड़ी बहुत बात कर रहा था, बट उस पे अगर मैं थोड़ा और आपका ध्यान आकर्षण कराऊं, तो जैसे प्लास्टिक वेस्ट है उसको ऐसा कहा गया है कि 500 साल तक न्यूनतम, वैसे तो 1000 साल है, बट 500 साल तक वो डिग्रेड नहीं होगा मिट्टी में। मतलब कि प्लास्टिक का इनोवेशन ऐसा बताया जा रहा है कि 930-931 के दौरान हुआ, 1900 माफ करना। तो 1930-31 के दौरान भी जन्मा हुआ प्लास्टिक अभी तक यह धरती पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको तो 500-600 साल लगने वाले हैं। सही बात है एस्टिमेशन के तहत। तो मतलब अभी तक जितना भी प्लास्टिक हमने बना लिया है वो यही धरती पे पड़ा हुआ है, या भारत में है या कहीं और है। हम बनाते ही जा रहे हैं, कम तो कर नहीं रहे हैं उपभोक्तावादी नीति के तहत। और ऐसा हर एक मटेरियल के साथ है। मैं फोकस प्लास्टिक पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, पर हर एक मटेरियल पे जैसे जितनी लाइफ साइकिल है उतना तो वो रहेगा ही। तो जा कहाँ रहा है? तो सबसे पहले स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो हम ये करते हैं, मैं स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ, तो मैं डाल देता हूँ डस्टबिन में। जी। अब डस्टबिन में डाला तो डस्टबिन भर गया, तो मैं कॉल करता हूँ कॉर्पोरेशन को, सरकार को, कि भाई ले जाओ। मैं स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ, मेरी सोसाइटी स्वच्छ। सोसाइटी स्वच्छ हो गई तो सिटी में कहीं पे पड़ा तो क्या करना है? तो बोले मैं स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ, मेरी सोसाइटी स्वच्छ, अब मेरा शहर स्वच्छ। तो पूरे भारत में एक शहर स्वच्छ हो पाया, भारत के कंपैरिजन में एक स्वच्छ हो पाया, इंदौर। तो अब उसका वेस्ट कहाँ गया? चलो मान लेते हैं पूरे विश्व में एक देश ऐसा पूरा स्वच्छ हो गया,
तो उसका वेस्ट अब कहाँ गया? सही बात है भैया। अफ्रीका या तो जितने ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंटल ये जो जिनको अभी विकसित जो नहीं हुए हैं उनको मान रहे वो सब डंप यार्ड हैं और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। तो ऐसा हुआ है। हम भी इवन भारत देश भी भारत 2015-16 तक प्लास्टिक को इंपोर्ट करता था, मतलब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको खरीदता था ताकि हम उसकी इंडस्ट्री रन कर पाए। तो अभी एशिया में बांग्लादेश है जो सबसे बड़ा ये वेस्ट इंपोर्टर है। तो हमारे पास में ही है, हमें अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है, शायद कलकत्ता पहुंच जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो बात यह है कि हमने वो कर दिया, अब वहां पे भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो हमने ऐसे गार्बेज पैसिफिक पैच, ये जो पैसिफिक में है वहां पे ऐसे गार्बेज के पूरे पैच बना दिए। बहुत बड़ा समंदर है, प्लास्टिक तो तैरता भी है डूबता भी है, तो हमने सारा वेस्ट कुल मिला के डुबा दिया वहां पे जहाँ पे हमें दिखे नहीं वहां पे। तो ऐसे पूरे गार्बेज पैच हमने पैसिफिक ओशंस में क्रिएट कर दिए हैं। अब हम उसको निकालने के लिए रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस शुरू हुई है जो वहां से वेस्ट को निकाल के प्रोसेस करेगा, पर नया तो फिर भी जनरेट हो रहा है। तो वहां पे कहाँ हम पहुंचने वाले हैं वो किसी को पता नहीं है। तो ये पूरा ध्यान मैं इस और दोहरा रहा था कि हमारा जो एक छोटा सा भी कंज्यूम अगर कर रहे हैं तो वो कितने व्यापक स्तर पे नुकसान करने वाला है, ये हमें जानना होगा। चलो, तो उस पे आता हूँ कि हम क्या काम करते हैं। तो वहां पे ये जो वेस्ट पूरा निकला है, जैसे बताया कि लाइफ साइकिल तो 500 साल तक की है। तो प्लास्टिक के लिए ऐसा है कि एक प्लास्टिक मटेरियल हम 4 से 5 बार तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, तब तक उसकी मूल वैल्यू, माने कि जो मूल क्वालिटीज है, बेसिक क्वालिटीज ऑफ दैट प्लास्टिक या प्रॉपर्टीज है, वो मिस आउट नहीं होती है, वो वैसे की वैसी बनी रहती है। तो उसके लिए हमें रिसाइकलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अभी तक हमने जो प्लास्टिक डेवलप कर रखा है, क्या उसी में से हम ऐसी कोई सिस्टम बना पाए कि वही रीप्रोसेस हो 2 to 3 टाइम्स, या एटलीस्ट जब तक उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज हो तब तक। अगर वो हो सकता है तो हम ये रॉ या वर्जिन जो है उसका यूज कम करें। जैसे ये क्लोथ में एक एग्जांपल है ना, कि पहले हम वो पहनते हैं, फिर अगर वो हम यूज अब नहीं करने, हमारे लिए पूरा हो गया तो हम दूसरों को दे रहे हैं, जो अभी थ्रिफ्टिंग करके भी शुरू हुआ है। तो वही चीज इस पे भी है, और वो हर एक मटेरियल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पे हम ये रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं। हमने कॉम्पैक्ट मशीनरीज तैयार की हुई है, जो कॉम्पैक्ट मशीनरीज हम टारगेट करते हैं कि ऐसे गाँव में या क्लस्टर्स के विलेजेस में लगाई जाए, ताकि जो गाँव में पैदा हो रहा वेस्ट है वो वहीं पे ही प्रोसेस होके उसमें से प्रोडक्ट्स बन जाए। प्रोडक्ट्स जैसे कि गार्डन बेंच जो अभी सीमेंट के बना रहे हैं, वो सीमेंट का यूज ना करते हुए हम ये वेस्ट की बना देते हैं। फिर राइटिंग पैड हो गया, जो लिखने के पैड्स वगैरह आते हैं, तो वो जो वर्जिन प्लास्टिक के बनते हैं तो हम वो ये रिसाइकल से बना देते हैं। तो ऐसे जो भी मोल्डिंग प्रोडक्ट्स, मतलब प्लास्टिक में तो यही है कि जो भी मोल्ड आप बनाएंगे उससे वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसे जो भी आउटसाइड मोल्ड प्रोडक्ट्स है जो मोल्ड से हम बना सकते हैं, जिसमें ऐसी जरूरत नहीं है कि वो वर्जिन ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि इंजेक्शन, तो वो वर्जिन प्लास्टिक ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन और वो सब इश्यूज लगे रहते हैं। तो मेडिकल में हम ये यूज नहीं कर पाएंगे रिसाइकल का। पर ऐसी जगह पे जहाँ पे हम डायरेक्ट टच में नहीं आ रहे हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें हम रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम ये मशीन्स लगाते हैं और ये पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम समझाते हैं। तो उस हिसाब से ये स्टार्टअप शुरू हुआ और वो कार्यरत है। भैया मैं आपकी वेबसाइट को थोड़ा 1 मिनट के लिए लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। प्लीज, बिल्कुल। तो वो भी देख पाएंगे। हाँ, देखिए भाई, है ना,
ये है वेबसाइट, मैं इसमें होवर करूंगी तो आपको और पता चलेगा। रेको सोल्यूशन नाम से ये वेबसाइट, रेको सोल्यूशन नाम से इनका कंपनी है। रीथिंक, रीप्रोसेस, रीबिल्ड। आवर गोल इज टू बी योर वन स्टेप अपॉर्चुनिटी, नॉट सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी टू रीप्रोसेस, रीबिल्ड एंड रीसाइकल इन लाइफ। ना नीचे थोड़ा सा देखते जाइए आप इसको अपने, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में आज। मशीन शॉप, प्रोडक्ट शॉप है ना, इनका विजन है टू क्यूरेट टेक्नोलॉजी दैट कुड गिव अ न्यू लाइफ टू वेस्ट। वी प्लेज टू मेक वेस्ट लुक ब्यूटिफुल एंड पास ऑन अ सस्टेनेबल लाइफ टू द कमिंग जनरेशंस। मिशन है, our motive is to provide a regenerative route to use the excess amount of waste material by introducing an efficient and effective conceptual technology. We aspire to be the one-stop solution to reprocess, rebuild and recycle. है ना, सस्टेनेबल गोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया ये जो नंबर है ये क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप कह दीजिए। जी बिल्कुल, तो ये जो नंबर है वो जो सस्टेनेबल गोल्स यूएन की ओर से डिफाइन करे गए हैं उसके ही ये नंबर है। जैसे तीसरा नंबर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, तो वो उसके हिसाब से हम ये 6 पे काम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। ओके ओके, तो आप रेड में यहाँ देख रहे हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, है ना। इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए ये वाला काम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ना। अच्छा जी, और अवर मशीन प्रोडक्ट्स, तो भैया मुझे ये समझ में आया कि आप ये जो मशीन प्रोडक्ट, मशीन आपका, आप मशीन को इंस्टॉल कर देते हो जिससे जो गांव है वो अपने वेस्ट को रिसाइकल कर पाए, है ना, वेस्ट जनरेट ना करे। पहले तो यही मानसिकता, वेस्ट को खत्म करो, वेस्ट ऐसा हो कि मतलब नेचर के ही साइक्लिसिटी में रहो ना, क्यों ऐसा हम जगह पे ही जाएं, है ना। और अभी जो समस्या उत्पन्न हो गई है तो उसके लिए गांव का वेस्ट गांव के बाहर नहीं, वहीं पे रिसाइकिल करके जितना आ गया है अब उसको ही किसी उपयोग में लेना पड़ेगा है ना। मैं ठीक कह रही हूँ ना, लेना पड़ेगा, ये बाध्यता, विवशता के कारण ये चीज हमें करनी पड़ेगी वाली स्थिति है। तो भैया ये वॉच ऑन यूट्यूब, एक आपने ये वीडियो यहाँ पर रखा हुआ है, इसे क्या? जी बिल्कुल, ये मशीन के वीडियो मैंने रखी हुई है। मुझे लगता है कि आप अगर स्टार्ट करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी वो मायने नहीं है, वो मशीन के बारे में ही है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है 2 मिनट देख सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं।
बढ़िया। तो मैं यहाँ पे देख पाई कि एक छोटा सा गमला जैसा शायद बना दिया गया। हाँ, यस, हम बिल्कुल जी इस लिंक को शेयर करेंगे। आपने बेंचेस भी बनाई हैं, मुझे सुधारी ने बताया, प्लास्टिक की बेंचेस हैं जिसपे लोग बैठ सकते हैं, आपने भी अभी बताया। तो ये तो मुझे लगता है हमने देख लिया, एक लगभग आइडिया लग गया। और इस ग्रुप में आज जितने लोग बैठे हैं, करीब 40 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया, और इसको कम से कम 100 लोग और देखेंगे, और हो सकता है उससे अधिक लोग भी देखें आज का जो हमारा सेशन है। भैया ये बताइए, अभी भी जैसे आप जो काम कर पा रहे हैं, इसमें कोई प्रकार की अतृप्ति बनी हुई है? आपको लगता है कि अभी भी हम समाधान तो दे रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण समाधान नहीं है, है ना? और ये बताइए कि हमारे जैसे लोग हैं ना, हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं? इस आपने शुरुआत से समस्या बहुत अच्छी तरीके से रखी कि जो 1931 में प्लास्टिक बनाया गया वो आज भी इस धरती पर है। हम पैसिफिक ओशन के नीचे उसको दबाए, अब फिर हम उसी को निकाल के वापस भी रिसाइकल कर रहे हैं। हमारी मूर्खता के अधिकतम जो उदाहरण हो सकते हैं वो सब हमने जीवंत कर लिए हैं। तो हमारी तो ये स्थिति है या दुर्गति है, ऐसी ऐसी बात है। तो भाई हम स्वच्छ, हमारा घर स्वच्छ, हमारा शहर स्वच्छ, इससे बात बनेगी नहीं। तो बताइए, है ना, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, अथवा क्या हमें करना चाहिए कि हम इस वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है ना, सच में ये हो जाए? क्या लगता है आपको? आपने प्रश्न पूछा है अतृप्ति पे, तो मैं बहुत अतृप्त हूँ खुद से भी और दूसरों से भी। एक छोटी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, शायद बहुत सारे लोग, मुझे मालूम नहीं है कहाँ से जुड़े हैं, बट अगर गुजरात से पूरे जुड़े हैं देश तो भर से यहाँ हैं पे भैया, पूरे देश भर से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इतना तो मुझे अभी मालूम चल गया है कि मतलब गुजरात में यह ज्यादा है बाकी राज्यों के तहत, वो है ये तंबाकू घिसना। तो हम ये वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसमें एक वर्ड है कि धरती हमारी माता है, और वही माता पे हम दिन में 10 बार थूकते हैं। तो या तो आप माता कहो या थूकते रहो। अगर थूक रहे हो तो माता कहना बंद कर दो, या माता कह रहे हो तो थूकना बंद कर दो। तो ये जो टोबैको च्युइंग है वो भी एनवायरमेंट को तो नुकसान कर ही रहा है, बट ये जो वसुदेव कुटुंबकम, तो उसमें तो धरती भी अगर माता है तो माता की वैल्यू करिए ना। तो मैं यह अपेक्षा तो आज इस ग्रुप से चाहूंगा ही कि जो भी परिवार में खा रहा हो किसी के भी, तो वो एटलीस्ट अपने परिवार को ये बात जरूर पहुंचाए कि ये बदलाव हम हमारे से कैसे ला पाए। जी जी। तो ये पहली अतृप्ति मुझे हर रोज महसूस होती है, वो ये है। दूसरी यही जो मैं बता रहा था कि ये वेस्ट को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें यही शुरुआत करनी है कि मैं कैसे मेरी लाइफस्टाइल, अब यहाँ पे प्लास्टिक की बात नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल ये मटेरियल कंजम्पशन की बात है, या जो हमारा माइंडसेट डेवलप हुआ है, डेवलप किया गया है, या हम खुद से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे में जो विचार आ रहा है वो ऐसे तो है नहीं कि मैंने खुद से जन्मे है, बिल्कुल, वो भी तो सोसाइटी से, उसमें निकलते हुए क्वेश्चन, वो छोटे इकाई से हो या व्यापक तौर पे हो, वहां से आ रहे हैं। तो वह सोच को हमें रीथिंक, रीप्रोसेस और रीबिल्ड करना होगा, और हमने ये टैगलाइन उसी के तहत सोची है कि इको सॉल्यूशन, जो इको का सॉल्यूशन दे ऐसा, बट ये रीको सॉल्यूशन रखा गया है ताकि अब इससे आगे कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने हमें ना जाना पाए। यहाँ पे ही वो एक कुछ अपॉर्चुनिटी या काम ऐसा हो जाए कि आने वाली जनरेशन उसी के बेस पे कुछ करे, वरना ये साइकिल ऐसी होती रहेगी कि गलती करी सुधारी, गलती करी सुधारी, और उसी में जनरेशन्स के जनरेशन निकल गए। तो हम जो तुप समाज की बात कर रहे हैं वो तो कभी बने ही नहीं। तो वह सोच को जगाने के लिए मुझे यह लग रहा है कि अभी आज से इसी वक्त से यह शुरू कर देना चाहिए कि हमें हमारी जरूरतों को हो सके उतना कम, ये जो कंज्यूमेबल्स की साइड जो मानसिकता है वो हमें कम करके मिनिमल लिविंग पे जीना शुरू करना होगा। ठीक बात है। चलो, ये अगर हो गया एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कि भाई मैं तुरंत मिनिमल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसी एक्टिविटीज हम कराते हैं कि चलो लेट्स रिड्यूस आवर वेस्ट, तो हम हमारा कचरा कितना कम कर पाए डस्टबिन में जाने से,
उसकी जो प्रोसेसेस है, जैसे अगर गीला और सूखा कचरा, तो गीले कचरे को हम जो काला सोना बोलते हैं, ऐसा कुछ फर्टिलाइजर बनाए। अभी तो कंपोस्टिंग के भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो बहुत सस्ते हैं। एक मिट्टी का कूड़ा है ना, मिट्टी के मतलब गमले में हम ये कूड़ा अगर डाल दे तो वो फिर से मिट्टी में, तो ये जो फर्टिलाइजर वाली पूरी प्रोसेस है जो नेचुरल है ना, तो हम ट्राई करें उसकी और सोचे कैसे ये प्लास्टिक का कंजम्पशन हम ये रोजिंदा जिंदगी में कम करें, कैसे लोगों को ये बढ़ावा दे। तो ये करते करते शायद मुझे ये लगेगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ऐसी बात होगी कि बमबारी करनी है नहीं, तो पूरा एक ऐसा एनवायरमेंट कॉन्शियस लोग निकलेंगे जो ऐसे पूरे वैश्विक स्तर पे ये आवाज करेंगे कि बमबारी या बम बनाना ही बंद कर दो, बंद करो। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। ये आवाज किए बिना तो काम होने से रहा। एग्जैक्टली। वरना मैं एक छोटी थैली की बात अभी आपसे करूंगा और वहां पे पूरा धरती का खनन हो जाएगा, तो फिर अगर वो हम नंबर में कंपैरिजन करेंगे तो आई हैव सेव्ड जस्ट वन बैग एंड डिस्ट्रॉयड वन लैंड। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। हमें लगता है कि हम अकेले कुछ एक थैली आज ना यूज करें, इससे कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा होने से रहा। और हमें, जैसे आपने बात शुरुआत की ना, हमने किस विचार को सत्तारूढ़ कर दिया, किस जो व्यक्ति, मतलब क्या विचार के साथ जो सत्तारूढ़ हुआ, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसके बाद में भैया थोड़ा सा समराइज करते हुए और फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स को ले लिया जाए, है ना? 8:30 बिल्कुल बजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बातें हमारी हुई मुझे लगता है सब तक पहुंची होंगी। अगर आप तक पहुंची, आपको इनकी बातों में लगा कि नहीं जी इतना ध्यान दिलाया। देखिए, कार में 150 किलो प्लास्टिक, 50-60 किलो का प्लास्टिक एक व्हीकल में आ रहा है। पेट्रोलियम, है ना, तेल, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के फलस्वरूप देख लीजिए हमारी स्थिति कहाँ पहुंच गई है। तेल के लिए दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, इसको देखने की आवश्यकता है। और देखिए, मैं एक छोटी सी बात, मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था, जब तक लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं फील करेंगे ना, तब तक सही होने की कोई संभावना नहीं बनती है ना। इसे मैं एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। हम जब खेती करते थे, आज से 2-3 साल पहले तक खेती किया हमने, तो हम एक फार्मर, दूसरे फार्म, बाजू वाले फार्मर के फार्म पे गए और उनके यहाँ बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, है ना। तो पुदीना मुझे तोड़ना था, तो एक थोड़ा इधर भी लगा था, थोड़ा दूसरी जगह पर भी लगा। तो मैं उन्हें कहा पुदीना तोड़ लेते हैं, तो मैं पुदीना तोड़ने लगी। उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा अरे आप वहां से मत तोड़ो, आप तो इधर से तोड़ो। तो उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड, करीब 1/4 एकड़ जितना एक पीस ऑफ लैंड था, जो उनके घर की चीजें उगाता था, जो वो घर में कंज्यूम करते थे। और 10 एकड़ जो बाकी है ना, मतलब 9.75 एकड़ जो जमीन था, उसमें जो है अन्य लोगों के लिए चीजें उगाई जाती थी। उस क्षण में मुझे समझ में आया, जिस क्षण से हम अपनत्व को महसूस करते हैं ना, सही ही देना चाहते हैं, तो जो 9.75 एकड़ जमीन में ऐसे लोगों के लिए वो उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिनको वो जानते नहीं है, है ना। बिना संबंध को पहचाने, बिना अपनापन को पहचाने, बिना एक सूत्रता को पहचानने कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, जब तक हम कोई भी काम करेंगे ऐसा ही करेंगे कि अरे आप तो मेरे अपने हैं, तो आप इस 1/4 एकड़ से पुदीना तोड़िए। ये हाल बना रहेगा। तो पीपल हैव टू फील कनेक्टेड। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, व्यक्तिवाद से परिवार में नहीं अपने आप को विलय करेंगे, जब तक व्यक्तिवादिता परिवार में विलय नहीं होगी, परिवार समाज में विलय नहीं होगा, समाज राष्ट्र, अर्थात धरती के स्तर पर परिवारों की परस्परता में हमें राष्ट्र, है ना, धरती के स्तर पर विलय होना इस मानसिकता का। तो ये विलय जब तक नहीं होगा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नहीं जिएंगे, समस्याएं सर उठाती ही रहेंगी, है ना। फिर आपने ध्यानाकर्षण कराया हमारा मेडिकल वेस्ट, इंजीनियरिंग वेस्ट की तरफ, जो काफी ध्यान देने वाली बात है। इस पर हम चर्चा को अवश्य गहराएंगे और आगे सेशंस लेकर के आने वाले हैं। और बाकी तो मैंने बहुत सारी बात कही। जो इम्पल्सिव एक कंजम्पशन है ना, कि अच्छा लग रहा है तो ले लिया, थोड़ा अच्छा लगेगा तो कर लिया, इन सब इम्पल्सिव कंजम्पशन से बाहर आइए। थोड़ा आपको ताकत लगेगी, लेकिन मन की ही ताकत लगेगी, इसके अलावा कोई ताकत नहीं लगेगी, ठीक है। तो रीथिंकिंग है ना, जो सबसे पहली बात है। विदाउट रीथिंकिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दिवाली शॉपिंग, हाँ बिल्कुल, है ना। मुझे लगता है ये सारी चीजें हमको शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोच सकते हैं, है ना, कि बहुत सारी अनावश्यक चीजें हैं जिनको हमें खरीदने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। यश सिंगल जी ने हाथ उठाया था। भैया आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर संबोधि ने हाथ उठाया, उनसे भी प्रश्न को सुनेंगे। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं श्री राजेश रमानी जी जो जीवन विद्या से कनेक्टेड हैं, उन्होंने मेरे को लिंक फॉरवर्ड किया था तो मैं कनेक्टेड हुआ। बहुत बढ़िया। प्रणव देसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन की बहुत सी डायमेंशन से का एक्सपोजर दिया, तो हम भी प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन अगर टोटलिटी में लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको एड्रेस करना बहुत एक जाइजेंटिक टास्क लगता है जी। तो मैं इधर ट्राई सिटी में रहता हूँ, पंचकूला में। पंचकूला और चंडीगढ़ और मोहाली का इसको ट्राई सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्राई सिटी इको वॉरियर्स ग्रुप स्टार्ट किया था 4-5 महीने पहले, जिसमें 4-5 लोग थे और अभी तकरीबन 150 से ज्यादा मेंबर हो गए हैं। तो काफी विचार विमर्श हमने किया। तो उसमें से अब हमने ये एक किया, फोकस एरिया ये निकाला है कि प्लास्टिक टोटलिटी में एड्रेस करना शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं हम। सिंगल यूज प्लास्टिक वो कि जो कलेक्शन जिसकी एक बार यूज करते हैं और उसके बाद हम उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। छोटी छोटी थैलियां बहुत थिन अभी आ रही हैं, बहुत बारीक, और वो डबल गांठ बांध के वो देने वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला दे देता है। वो अल्टीमेटली ड्रेन्स को चोक करता है और सबसे बड़ी बीमारी जो हम समझते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। क्योंकि जो भी प्लास्टिक सेल हो सकता है, बेकार हो सकता है, क्योंकि कोई पैसे अगर दे रहा है हमें, वो डेफिनेटली रिसाइकलिंग प्रोसेस में, रीप्रोसेस में जा रहा है। वो इतना कंसर्न का एरिया शायद नहीं रहता है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको हम अगर हमने एड्रेस करना है तो देयर आर टू साइड्स। एक तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई साइड को चोक किया जाए, जो कि प्रोबेबली अब इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है, वो हायर लेवल में गवर्नमेंट्स का है। दूसरा है कि उसकी डिमांड को, साइड को रिड्यूस किया जाए। जो एज ए कंज्यूमर जो हम लोग हैं, अगर हम ट्रेडिशनल उन चीजों पर जाते हैं कि शॉपिंग के लिए अपना बैग लेके जाएं और एक वो कर लें कमिटमेंट अपने आप से, सेल्फ कमिटमेंट कि हम कोई सिंगल यूज प्लास्टिक वहां से नहीं लाएंगे। एक बैग, फिर हमने मार्केट्स में जाके जब देखा कि लोग अपने थैले लेके भी आते हैं, फिर भी इंडिविजुअल आइटम्स को वो अलग अलग पैक करवा लेते हैं कि वो टमाटर अलग ले लेंगे, भिंडी अलग ले लेंगे, कोई और डेलिकेट आइटम्स हैं, वो 10-12 थैले सिंगल यूज वाले फिर वो बड़े थैले में डाल के ले आते हैं। तो उसके लिए भी हमने कई अभी विकल्प निकालने शुरू किए हैं। एक ये कि शॉपिंग किट एक हमने डेवलप किया, जिसमें एक बड़ा थैला है, उसकी बाहर की तरफ एक पाउच लगाया, उसके अंदर छोटे छोटे 6-7 थैले दिए जो ऊपर स्ट्रिंग की तरह क्लोज हो जाते हैं। या एक लोगों को रिटर्नेबल बैग्स का एक विकल्प स्टोर खोले कई जगह में अभी हमने, तो वो 10 रुपए का वो थैला ले सकते हैं और 10 रुपए फिर थैला वापस करके 10 रुपए ले सकते हैं। जी भैया, आपका वीडियो अगर हो सके तो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। तो बहुत सारी आसपास की अभी हमने 30-35 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में भी कवर किया। शाम को 1-1.5 घंटे के लिए जाते हैं, उनको वो सब ऑप्शंस बताते हैं। और सोसाइटीज के गेट में हमने 10-10, 12-12 थैले जूट के और दूसरे उनको देने शुरू किए। एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऊपर से थैले लाना भूल जाते हैं, फिर वापस नहीं जाते हैं, तो उसके लिए गेट से वो थैला उठा लें और उसको अपनी शॉपिंग करने के बाद गेट में थैला रिटर्न कर दें। तो इसमें बहुत से और लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारी अल्टरनेटिव्स पर हम काम कर रहे हैं कि मतलब इससे मल्टी pronged strategy to address this problem to reduce the डिमांड साइड, कि वो लोग ना उसको लेके जाएं। तो वो जो किट हमने अभी 1 महीना पहले बनाई थी और इसमें नवरात्रा वगैरह में काफी लोगों ने लाइक किया, तो वो उस टाइप के जो और अल्टरनेटिव बहुत से हो सकते हैं। फिर हम बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, उनको भी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि आप जो थैला नहीं लेके आए उसको कुछ इंसेंटिव दे दो, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का रिडक्शन दे दो, ताकि लोग और अपना डिस्प्ले कर दो कि जो थैला अपना लेके आएगा उसको हम ये इंसेंटिव देंगे। क्योंकि मॉनेटरी इंसेंटिव जो है वो ज्यादा वर्क करता है, थोड़ा सा भी इंसेंटिव लोगों को लगता है कि चलो ठीक है इसको अवेल करें। तो उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट के जो है ऑफिशियल, उनसे भी कई बार मिले हैं। तो ये वाली चीज है। एक दूसरी चीज जो अभी हमें सीरियस थोड़ी लग रही है
कि बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली प्लास्टिक हैं बट दे आर प्रोजेक्टेड एज नॉन प्लास्टिक, जैसे नॉन वोवन एक फैब्रिक से बैग आते हैं वो दिखते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की कि उसमें 98% प्लास्टिक है। इवन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ का, हमने कई जगह बात करी, दे आर आल्सो परसीविंग इट एज इको फ्रेंडली ऑप्शन, जबकि वो बिल्कुल ही इट इज एज बैड एज द प्योर प्लास्टिक। अब वो उनको कन्विंस करना, गवर्नमेंट को, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को कन्विंस करना कि इसको भी हटाओ, इसका भी आप प्यूनिटिव एक्शंस लेके आओ, वो एक बड़े ऐसे वाले जो इश्यूज में से कई इश्यूज निकल रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हम ठीक हो जाएंगे, कुछ हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, मे बी इट टर्न्स आउट टू बी बिगर इनिशिएटिव लेटर ऑन। तो उस फिलॉसफी को लेके अभी हम चल रहे हैं। एक रिसेंटली एक छोटी रैली भी हमने इको फ्रेंडली की, उसमें इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर हैं उसको यूज किया था हमने उसको करने के लिए। तो लेकिन एक ये तो हो गया हमारी जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड टू फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज पॉलीथीन, क्योंकि उसकी कलेक्शन कॉस्ट भी इतनी हो जाती है, कोई गार्बेज कलेक्टर उनको पिकअप नहीं करना चाहता है। वो 1000 बैग भी अगर कलेक्ट करेगा तो उसका वेट आधा किलो होगा या 1 किलो हो जाएगा, तो उसको रेमनरेटिव नहीं रहेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा हैजर्डस है, सबसे ज्यादा वो जो है वो फैल रहा है, तो उसका हम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा प्रणव देसाई जी से ये है कि जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने बेंच बनाते हैं, गमले बनाते हैं, या इवन हम देखते हैं कि रोड्स में भी प्लास्टिक की बनाते हैं, लेकिन ये इसमें से नैनो या माइक्रो जो प्लास्टिक्स हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक हैजर्ड के कारण वो छोटे छोटे जो कण हैं, नैनो प्लास्टिक कहो या माइक्रो प्लास्टिक कहो, दैट स्प्रेड्स इनटू एटमॉस्फेयर, वो भी एक एयर को पोल्यूट करके अल्टीमेटली हमारे लंग्स में जाता है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट मैंने देखी, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू, कि उसमें ये दिखाया कि हार्ट के मसल्स तक में माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के जो है साइंस मिले हैं। कितना वो रिपोर्ट ठीक है आई कांट से, लेकिन डेफिनेटली हमारी बॉडी में वो जो नैनो प्लास्टिक है वो फिर भी जा रहा है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, हाउ मच I would say environment friendly they are, whether passage of time after 7, 8 years, 10 years, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गए। जैसे 400 साल में भी डिसइंटीग्रेट होना है, स्लो प्रोसेस है, तो वो डिसइंटीग्रेट कैसे होगा? अल्टीमेटली उसमें से नैनो या प्लास्टिक के, माइक्रो प्लास्टिक के निकलेंगे, एटमॉस्फेयर में फैलेंगे, तभी डिसइंटीग्रेट होगा। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क हिम कि उसके लिए क्या टेस्ट वगैरह करते हैं कि उसके ऊपर कोई ऐसी कवरिंग हो जो कि उसको एटमॉस्फेरिक हैजर्ड से बचा सके। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी जी, यश भैया, आपका एक तो पहली चीज आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और इस बात पे हम विस्तार से चर्चा के लिए आपको भी आमंत्रित करेंगे, है ना। कुछ समय में ये ग्रुप और बड़ा हो जाने वाला है। फिर से हम ये आज से शुरुआत किया है हमने, इसको लेकर के भी आगे आपसे अभी बातचीत करूंगी मैं थोड़ी सी। प्रणव भैया जी, आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, हाँ। तो जो यश साहब जी ने जो बात करी, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, पहले तो उसके लिए पूर्णतः उनसे भी कृतज्ञता कि ऐसे ही छोटे से कुछ बड़ा हम हासिल कर पाएंगे, तो ये बदलाव लाना जरूरी है। बट शालिनी जी, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि ऐसे टॉपिक पे हम ऐसे 2-3 ऐसे सीरीज ऑफ सेशन स्टॉक लेके आए, क्योंकि ये बहुत गहरा है, उस पर थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। तो जैसे अभी एक हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे थे कि जिसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको हमें डिमांड की साइड से बंद कर देना चाहिए, और दूसरी साइड जो बाकी है उसकी वैल्यू है, या हमें वो वेस्ट नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। पर ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह वेस्ट भी रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि एक सर्वे तो यह बता रहा है, और ये मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्वे है भारत का, कि उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ पूरे जो वेस्ट जनरेशन है उसमें से सिर्फ 30% हम रिकवर कर पा रहे हैं। मतलब कि टोटल वेस्ट जनरेशन से 30% रिकवर हुआ, मतलब वो वेस्ट रिकवर हुआ, 70% डंप हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे वो गंगा हो या कोई दरिया हो या कोई लैंड साइट हो। अब जो 30% रिकवर हुआ है उसमें से सिर्फ 10% इफेक्टिवनेस से हम रिसाइकल कर रहे हैं। मतलब रिसाइकलिंग रेट इज जस्ट 10% ऑफ
70%, वाओ, सॉरी ऑफ 30%, मतलब 30%। 70 तो हमने ऑलरेडी राइट। डंप कर दिया है। तो यह पूरा अगर हम समझेंगे तो कुल मिला के बात ये आएगी कि ये जो डिवाइड कर दिया है हमने सिंगल यूज प्लास्टिक या रेगुलर प्लास्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक तौर का जमेला नया क्रिएट किया गया है ताकि अवर फोकस इज डाइवर्टेड टू दैट साइड। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि प्लास्टिक रहने ही वाला है 500 साल तक, तो बिल्कुल जब हम प्रोसेस करेंगे तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होता है। जैसे अगर आपने ही एक वीडियो देखा हो जिसमें वो गमला बना था, अब वो मोल्ड के ऊपर का एक पोर्शन कट हुआ था, जो वो कट हुआ है वो छोटा प्लास्टिक हो गया। राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारी जैसे भी ये प्रोडक्ट्स बनती है उसमें से बहुत सारे कटिंग्स निकलते हैं, एक्सेस मटेरियल्स निकलते हैं, उसको हम फिर से रीयूटिलाइज कर देते हैं। बट कुल मिला के बात यही आएगी कि 10 साल की या 5 साल की या 2 साल की ये बेंच की लाइफ साइकिल है, उसके बाद इसको फिर से प्रोसेस करना होगा। तो जी बिल्कुल माइक्रो प्लास्टिक कंटामिनेट्स होते हैं। अभी के लिए हम उसके जो टेस्ट है वो कर रहे हैं कि ताकि ये लाइफ साइकिल जब तक है 2 साल 3 साल, तब तक ये कंटामिनेट ना हो, वो टेस्टिंग हम ये प्रोसेस में कर रहे हैं। और वो वही मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था कि अगर यही मटेरियल मुझे फिर से मिलेगा तो हाँ, इसमें हम ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक के टाइप के मुताबिक रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोई बेंचेस हम बना रहे हैं तो वो टाइप 2-3 टाइप जो प्लास्टिक के आते हैं, जैसे पीपी हो गया जो हार्ड है, एलडीपी जो लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब मिल्क पाउच वगैरह है, तो हम वो दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम उसको सेग्रीगेट ही रख रहे हैं ताकि वो अगेन रीप्रोसेस हो पाए। वरना ऐसा हो जाएगा कि गार्डन बेंच बन गई, अब वो टूट गई तो उसका क्या, नहीं, अगर वो एक ही टाइप की है तो वो मशीन के लिए भी एफिशिएंट है। अच्छा। तो अगर ये सारा डीप डाइव करेंगे तो फिर वही बात आएगी कि मिनिमल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। फिर ये चिप्स पैकेट हो गए, मैगी पैकेट्स हो गए, हाँ, तो अभी हम नहीं खा रहे हैं, बट जैसे उन्होंने बताया कि हार्ट्स में जा रहे हैं, हाँ तो जाएगा ना, क्योंकि हम नहीं खा रहे, बट हमारी गौ माता तो खा रही है और उनका हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो मे बी कुछ वो नैनो ऑर्गेनिजम्स तो हम कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो ये पूरा मुझे लग रहा है, पर इस पे अगर डिटेल में हम जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आई गेस कि हम कुछ क्लियर पॉइंट्स के साथ डिस्कशन 110% है ना यश भैया और प्रणव भैया, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको वापस आमंत्रित करेंगे इस पर जन संवाद की, एक गहन जन संवाद की आवश्यकता है। उससे पहले भैया जन संवाद हो सके इतना इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है ना, हमारी एक ये भी स्थिति बहुत खराब है, तो इसके लिए भी हम कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आज आपके ही साथ इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ है कि ऐसे व्यवसाय, इनको बढ़ावा देना, जो लोग सॉल्यूशन करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं और जो लोग गहरे उतरे हैं उस समस्या को समझने के लिए, तो हम उनसे इंफॉर्मेशन ले पाए और इंफॉर्मेशन के फलस्वरूप कुछ सहयोग, कुछ समर्थन करने की स्थिति में बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्योंकि मेरा अभी जी माफ करना आपको बीच में टोक रहा हूँ, बट ये ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हम एक्चुअल सॉल्यूशन से जो एनवायरनमेंट के लिए है, हाँ ये लिमिटेड हो गया, टाइम बाइंग हो गया, बट वो एक्चुअल क्या हम समाधान की ओर जा रहे हैं, वो भी हमें परखना होगा, हमारे कार्य को भी परखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सोल्यूशन जिससे फर्दर जो है वो सोल्यूशन ही जनरेट हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। संबोधि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि समय की भी एक सीमा है और इस संवाद को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जी। थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज। आई थिंक ये काफी मोटिवेटिंग सेशन था। मेरे से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो लाइक इको फ्रेंडली प्लास्टिक जो आता है, इज इट रियली इको फ्रेंडली? नो, इट इज नॉट। स्टॉप कंज्यूमिंग इट एज वेल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ट्राई जो बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल बैग बताते हैं, आप उसको ट्राई करिए, खुद को अपने कहीं एक लोकेशन पे उसको डंप करिए, देखिए वो कितने दिन में एक्चुअली में कंपोस्ट हो रहा है। देयर इज, ऐसा नहीं है, मेरे ही एक फ्रेंड ने ऐसे कंपोस्टेबल बैग के वो ग्रेन्यूल्स बनाए हैं जो वाटर सोल्यूबल है, तो वो सिर्फ 50 दिन में वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। अच्छा। अभी उस पे उन्होंने काम शुरू करा है और वो ग्रेन्यूल्स निकल के आए हैं, और वो बैग कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं।
बट अभी जो मार्केट में पूरे जो मिल रहे हैं ये कंपोस्टेबल बैग जो कॉर्न स्टार्च के या स्टार्च मेड बैग है, तो वो आप खुद ट्राई करिए। मैं तो यही बताऊंगा कि इफ इट इज कंपोस्टेबल तो क्वेश्चन कि कितने दिन में वो कंपोस्ट होगा। सही बात है। तो वो सब है। सेकंड की जो बेस मटेरियल है वो कार्बन ही है, तो वो एक्चुअली जब उसको बर्न करेंगे तो ब्लैक फ्यूम्स तो निकलेंगे ही, तो वो एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस ही है। तो अगर हम टोटली एनवायरनमेंट को सोच रहे तो उसको भी कंज्यूम करना बंद कर दे। ये अल्टरनेटिव पे स्विच होने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ मन को या अभी हम उपस्थित जहाँ है उनको अच्छा लगने के लिए कि भाई मैं प्लास्टिक नहीं, मैं कंपोस्टेबल बैग यूज कर रहा हूँ, तो वो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ, कंज्यूमरिज्म का ही एक ये आइडिया है कि ऑल्टरनेट वेद से और कंज्यूम करने के लिए कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ये सोल्यूशन है नहीं। जी संबोधि, कुछ कहना है तो आगे बेटा ऐड कर लीजिए। बस फिर जैसे सपोज कंपोस्टेबल प्लेट्स भी नहीं यूज कर सकते, प्लास्टिक भी नहीं, तो फिर यूज क्या करेंगे? मतलब अगर कुछ ऐसा चाहिए तो मतलब सपोज इफ यू आर गोइंग आउट और आप साथ में कैरी कर रहे हो, तो आप स्टील के प्लेट्स तो कैसे कैरी कर सकते हैं? मतलब रोमिंग अराउंड एंड यू कांट कीप कैरिंग एवरीथिंग इन योर बैग, आपके शोल्डर्स पेन होने लग जाएंगे हर टाइम एक बैग कैरी करने के लिए। तो वहां पे फिर ये अल्टरनेट सॉल्यूशंस का थिंग कुछ करना होगा कि व्हाट आई नीड टू कंज्यूम। आप कैरी कर रहे हो, आई डू एग्री, बट वहां पे फिर वही कॉन्शियसनेस के साथ एक ट्रैवल करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज मुझे रिक्वायर्ड है रियली में, जो मेरे शरीर के लिए इनफ है जहाँ पे भी मैं हूँ, उस हिसाब से कंजम्पशन को मेजर करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। मुझे लगता है यहाँ से एक बात निकल के आती है। देखिए, बिना चेतना के विकास के, बिना इस बात का मूल्यांकन किए कि वास्तव में मानव की आवश्यकताएं क्या हैं, आप कंज्यूमरिज्म के साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। इसी व्यवस्था में जो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में रहते हुए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपको इस पूरी व्यवस्था का विकल्प चाहिए, उसके लिए मानसिकता को तैयार करना है ना। और विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था इसका विकल्प प्रस्तुत करता है। तो इस विचार को पूरा समझने के प्रति निष्ठा, इतने से शुरुआत हो सकती है। दैट इज कॉल्ड रीथिंकिंग। यश भैया कुछ पूछना चाहते हैं, पर बिफोर दैट मैं आपका मैं जस्ट हाफ ए मिनट लूंगा कि जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, कैन आई मेक ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम that they should carry not a single bag, like a kit of bags in their 4-wheeler or in their 2-wheeler, and try not to bring any polythene into their homes. तो अगर आपकी तरफ से आप सब लोगों को थोड़ा सा शब्द दिला दें इस चीज के बारे में कि हम कमिट करते हैं कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल कि हम ये इसको करने की कोशिश करेंगे। इफ दिस मैसेज स्प्रेड्स तो इट विल हैव सम इम्पैक्ट, आई फील। बिल्कुल बिल्कुल, आप शपथ दिला दीजिए। और मैं आपको ये अश्योर करती हूँ, यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं ऑलरेडी शपथ के साथ ही चल रहे हैं। मैं अपने आप तो कम से कम गारंटी ले सकती हूँ, है ना। हमारे पास, अच्छा जी, मैं ये जो हमने शुरुआत किया है ना, इसको हम आपको यश भैया इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। आप अपनी बात को वहां पे भी रखिएगा, और इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम होने वाला है ना। तो यश भैया, मुझे लगता है आज जो लोग हैं, आपकी मर्जी है, आपको अगर शपथ दिलाने में है कि मुझे शपथ दिलानी तो आप दिला दीजिए, नहीं तो विश्वास मानिए कि यहाँ पर सब शपथ लिए हुए लोग ही बैठे हैं। नहीं, सबने सुन लिया, दैट इज इनफ। कोई वो शपथ लेने के बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जो प्रणव भैया आपने इतना सारा ऐड किया, लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो सिर्फ आगाज है, जन संवाद है ना। जो वास्तविक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं है, उन पे हम ध्यानाकर्षण कराएंगे। और आज से ये शुभ शुरुआत हुई है। इसी के साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं और जनक इस बात पे बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे, और फाइनली जनक भी रेडी हैं। 8R का एक कोर्स, 8R मतलब रिसाइकल, रीथिंक, रीपर्पज, है ना। इस तरीके के 8R हैं, जिसके ऊपर कोर्स जनक ने पूरा डिजाइन ही कर रखा है। और आज आपको ग्रुप में उससे जुड़ने के लिए आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। पूरा प्रोसेस 5 दिन का कोर्स है। जनक, अगर आप अवेलेबल हो तो आ जाइए, है ना, आप उसके बारे में बताएं। और जी
नमस्ते एवरीवन। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस, मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया से। हाँ, ठीक है। तो प्रणव जी को पहले नमस्कार और धन्यवाद, आप ज्वाइन हुए हमारे साथ और हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो लेके आए, और प्लस साथ साथ में एक तरह का एक्साइटमेंट भी लेके आए कि हम लोग कर सकते हैं कुछ, है ना। अभी तक क्या था कि हम लोग डस्टबिन में उसको निकाल दिया, तो जैसे आपने कहा, तो मेरे घर से बाहर निकाल गया तो आई एम सेफ, आई एम हैप्पी। कूड़ा वाला है वो लेके गया, हाश ये शांति हुई है, घर पे से कूड़ा निकल गया। तो वो अवेयरनेस लेके आने के लिए धन्यवाद। मैं ये इतना थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा इसमें कहने के लिए। मैंने पॉइंट्स लिखे 2 जो आपने साथ के इसके साथ ही लिंक हो रहे। इसमें यह है कि पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली वोट बैंक को फोकस करके कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें प्रोडक्टिविटी आती है, कंज्यूमरिज्म आता है ना। तो हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को खुद को देखना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को कहेंगे, गवर्नमेंट्स करेंगी, सुधारेगी, वो जगह जगह पर रिसाइकलिंग प्लांट्स बना रही, मेरे ख्याल से 8 मेजर रिसाइकलिंग प्लांट्स बना रही, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज जस्ट द कवरिंग अप, जिसको कहते हैं ना, किसी ने वो फेशियल लगा दिया, उसमें ढक रहे हैं उसके दाग धब्बे जो भी है वो तरह सा, मेकअप लेकिन लगा आप दिया। हाँ मेकअप, एंड उसका खून तो खराब ही है, मतलब उसके खून में गर्मी ही है एक तरह से, और आप पिंपल्स को ढक रहे हो और सब चीजें। तो इट्स जस्ट अ facial thing. Politicians, they want the votes. For the votes they have to rely on energy giving, energy कैसे देने लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, and for that they will always look into oil because that is the most फास्ट, जिसमें कॉम्पैक्ट एनर्जी है, कंबस्टेबल एनर्जी है, तुरंत दे देता है आपको एनर्जी, फास्ट इकोनॉमी करने के लिए। आज भी ट्रंप अगर पावर में आएगा तो उसको पूछा गया तुम क्या करोगे पहले, तो उसने कहा कि मैं ड्रिल करूंगा। ड्रिल किसके लिए? तो ऑयल के लिए। यही तो हालत है। अब अमेरिका जैसे देश भी आज भी ड्रिल कर रहे हैं और इसके लिए प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि उसके ऊपर ही तो पूरी इकोनॉमी चल रही है ना। तो हम लोगों को पहले ये सोचना है कि किस चीज को ऊपर बढ़ावा दे, कौन पॉलिटिशियन, they are not going to fix it, we have to do it basically। that's मेरा पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट था कि नेचर जो है वो कैसे कुछ भी चीज को पैकेज करती है। आप सोचिए कि दूध की थैली, हम लोग सब दूध कंज्यूम करते हैं, आई डोंट नो इफ इन द सिटीज व्हाट इज द स्टेटस, बट यहाँ पर दूध वाला आता है, हम लोग कैन लेके बाहर जाते हैं। सिटीज में, आई एम अज्यूमिंग, मैं शायद रॉन्ग हो सकता हूँ, सिटीज में पैकेट में दूध आता है, ब्रेड भी पैकेट में आती है। आप सोचिए कि वो शेल्फ लाइफ उसकी 3 दिन की है, जो कंटेंट है उसका ब्रेड का, दूध का, 5-6 दिन में वो बिगड़ जाता है, और थैली है वो 300 साल के बाद बिगड़ेगी या 500 साल की बिगड़ेगी मिनिमम। सो व्हाट इज दिस शोइंग यू? एंड आप नेचर को देखेंगे तो बनाना को वो 5 दिन तक वो सही रखता है, उसका छिलका निकालते ही छिलका तुरंत 4-5 दिन में डिकम्पोज होना, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम उसमें से सीखे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस, एंड मेरा जो कोर्स है उसके ऊपर ही फोकस करेगा। हाउ वी कैन स्टार्ट विथ रॉटिंग, देन रिड्यूसिंग, देन रिसाइकलिंग, ऐसे करके लास्ट में जो आता है वो उसको हम लोग उसको रिजेक्ट ही कर सकते हैं, अब और कोई रास्ता नहीं। तो एक पूरा प्रोसेस है। पहले स्टार्ट होता है आपका ग्रीन वेस्ट सेग्रीगेशन, जैसे कि प्रणव भाई ने बोला था। तो छोटी छोटी बातें में हम डिस्कशन करेंगे। 5 दिन का कोर्स है। शालिनी विल शेयर मोर डिटेल्स इट। मैं आपको एक छोटा सा पैम्पलेट अभी शेयर करूंगा, और बहुत टाइम हो रहा है इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एंड जनक हैज डिजाइन दिस कोर्स वेरी वेल, है ना, और हमने इसको दूसरों के साथ ऑलरेडी किया भी हुआ है इस कोर्स को। इस कोर्स के फलस्वरूप होता ये है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस समझ में आते हैं। उनके बिना यू कैन नॉट रेस्पॉन्ड, है ना। रेस्पॉन्ड करने के लिए नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। सो इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी, और वेल डाइजेस्टेड इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी, ताकि वो चीज जल्दी से हो जाए, है ना। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उद्योगों का परिसीमन, है ना, मानवीय परंपरा में से के लिए, है ना, उद्योग ऐसे हो कि मानवीय परंपरा के लिए सार्थक हो, है ना। अभी तो हम निरर्थक उद्योग धंधे और लाभ मानसिकता में ही कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इससे निकला जाए, इस जनसंवाद को और आगे ले जाया जाए। तो आप लोग भी, है ना, ये जब अब इसके आगे के जो सत्र शुरू होने वाले हैं, मतलब जो जनक करेंगे या जो हम ऐसे सत्र करने वाले हैं, जहां जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आता हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत क्या, सभी लोग हैं जो प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं।
तो आप उनको भी इन ग्रुप्स में आगे जो अगला ग्रुप हम बनाने वाले हैं ऐसे कोर्सेज के लिए जहां हम इस विषय को गहराने वाले हैं, जन संवाद की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, भय प्रलोभन विधि से चलते आए जहां तक पहुंचे हम सब ने देख ही लिया है। अब मानसिकता बदले बिना नहीं होगा। इंफॉर्मेशन के बिना मानसिकता नहीं बदलेगी, प्रयोजनों को पहचाने बिना मानसिकता नहीं बदलेगी। तो मानसिकता बदलने के लिए हमारी तरफ से प्रयास है ना। एक हमिंग बर्ड की तरह हम अपना छोटी सी चोंच में प्रयास को शुरू किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास सफल हो जाएगा, क्योंकि हम सबके अंतर में ये मूल इच्छा है। प्रणव भैया आज द्वारका गए हुए हैं और बिल्कुल 7:30 बजे मुझे लगता है होटल रूम में पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही कनेक्ट किया और आ गए। तो ये तत्परता के बिना नहीं होगा, ये इच्छा के बिना नहीं होगा, है ना। तो इसी के साथ मुझे लगता है मैं प्रणव भैया को एक बार फिर से थैंक यू बोलती हूँ। और यश भैया, प्रणव भैया, आपके साथ इस कार्यक्रम को हम और बढ़ाने वाले हैं, है ना। आपके साथ व्यक्तिगत रूप से भी हम बातचीत को करेंगे और देखते हैं हम और क्या जोड़ सकते हैं और क्या दे सकते हैं, क्योंकि समझे बिना नहीं होगा, है ना। समझना हमारी परम आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। और कल का मुझे पता नहीं कि कल हम इस सेशन को रखने वाले हैं नहीं रखने वाले हैं, तो बताऊंगी मैं आपको ग्रुप में ही। यूजुअली हमारी सैटरडे को छुट्टी रहती है, पर देखते हैं अगर हम कुछ और कार्यक्रम को लेकर आ सकते हैं तो लेकर के जरूर आएंगे। ठीक, बाकी संडे को हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देखने का प्लान कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में मिलेगी। जनक के 8 आवर कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ सभी को हरिहर। हरिहर सभी को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। Thank you.